नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। विवादों में घिरे रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी बीच इरफान सोलंकी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि महाराज, विधायक की गरिमा और इज्जत बचाओ। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर आरोप है कि एक प्लाट पर बनी झोपड़ी पर आग लगा दी गई, सारी गृहस्थी तहस नहस हो गई और आग लगाने वालों में इरफान सोलंकी, उनके भाई और अन्य उनके समर्थक ही थे। मामला जांजमऊ थाने पहुंचा, वहां पर रिपोर्ट लिखी गई और उसके बाद पुलिस अपने ढंग से जो काम करती वो करती रही। लेकिन इस बीच जांजमऊ के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और रात को 3 बजे इरफान सोलंकी के डिफेंस कॉलोनी जांजमऊ स्थित आवास पर छापा मारा गया। कहते हैं कि 10-15 थानों की पुलिस थी और घेराबंदी की गई। इरफान सोलंकी थे नहीं, न उनके भाई थे। इसके बाद पुलिस वहां से इरफान सोलंकी की 2 गाड़ियां जो लग्जरी हैं उन्हें लेकर के थाने आ गई। इस बीच इरफान सोलंकी लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। आइए हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा इरफान सोलंकी ने सपा मुख्यालय में। पूरा प्रकरण बता दिए, क्या हुआ और आप यहाँ पर आए हैं। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम समाजवादी पार्टी के सिपाही 4 बार से कानपुर से विधायक हूँ। एक तहरीर दी जाती मेरे और मेरे भाई के खिलाफ, पुलिस ने ना उसकी जांच करी, ना कोई कमेटी बैठा दी। कल एक तहरीर दी जाती है और रात में मेरे घर में 3 बजे दबिशदार दी जाती है। मेरे घर पर मेरी बेटी, 2 बेटियाँ और एक धर्मपत्नी मौजूद थी। कम से कम 16 या 15 थाने की फोर्स, 70 पुलिसकर्मी जो पुलिस की शक्ल में थे और 35 से 40 महिला पुलिसकर्मी वहाँ थी। उन्होंने मेरी बेगम और मेरी 9 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी की। मेरी बच्ची को उन्होंने घंटा मारा, जो मुझे बहुत तकलीफ हुई। अगर किसी ने तहरीर दी है, पुलिस कमिश्नर इतने सीनियर अधिकारी है, उनका 1 वर्ष रह गया उनकी सेवा समाप्त होने में, उनका अनुभव है, वो चाहते कमेटी बैठाते जाए। अगर कोई कह रहा है मेरा मकान है, विधायक जी ने आग लगा दी, तो उसके पेपर देखे जाएंगे कि मकान है या नहीं है। कोई भी राहगीर किसी के, और मैं जिम्मेदार आदमी, मैं 4 बार का विधायक हूँ, मैं ऐसी घटना कर नहीं सकता। मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि इतने सीनियर अधिकारी हो गए और इससे पहले भी वो कानपुर रह चुके हैं। कानपुर के एसएसपी थे जब बहन जी की सगाई थी। अभी कल की बात है, कल मैं उनके साथ मोती झील में बैठा था जब सिखों का एक कार्यक्रम गुरु पर था। आप अगर फोटो चाहेंगे, फोटो में डीएम साहब, मैंने कल उनसे टाइम भी मांगा, हमने ऐसी घटना हुई, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और इसकी जाँच करवा ली। और ऐसी कोई बात रात में 3 बजे बताइए, ये गरिमा नहीं। मैं आप सारे पत्रकारों से कहता हूँ, और एक पत्रकार हैं जो उनकी बातें चलाइए, आप खूब चलाइए, मेरी अच्छाई चलाइए, बुराई हर पर कम से कम आप सीनियर लोग हैं, आप सम्मानित प्रेस से आते हैं, अपने अपने चैनल को संबोधित करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वहाँ झूठ नहीं दिखा सकते। अगर मैं कह रहा हूँ मैं इरफान सोलंकी, तो मेरे पास मेरी आईडी मौजूद है। अभी आप में से बहुत से ABP से हैं, न्यूज़ 18 से, भारत समाचार से, SYZ, तो आपके पास आईडी है, आप अपनी आईडी अगर उसका मकान है तो दिखाए ना। गंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी का। सर, अखिलेश यादव से बात हुई, इस पर आपकी शिकायत की, आपने क्या कहा उन्होंने? कल एक कमेटी जाएगी, अभी उन्होंने DGP
साहब को फ़ोन मिलाया था, कानपुर कमिश्नर साहब को फ़ोन मिलाया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान बेहतर होगा। आप क्या चाह रहे हैं सर फाइनली? भाई मैं चाहता हूँ जाँच हो ना, जाँच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। वो महिला ने अगर इल्ज़ाम लगाया तो साबित करे। भाई सीसी कैमरे मौजूद है। इस समय मान लीजिए 1:30 बजा, तो 1:30 बजे मैं नकलों में मौजूद जिन हूँ। लोगों ने आपके घर में घुस के सर मारपीट की, आपने कहा कि बेटी को मारा है, लगातार दबिश दी जा रही है पुलिस को। हाँ बिल्कुल दी जा रही साहब, मैं यही तो बता रहा हूँ। 1:30 बजे मैं नकलों में आज मौजूद हूँ। अगर 1:30 बजे कानपुर में कोई घटना हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपके भाई भी सर यहाँ लखनऊ आए हुए, वो भी कानपुर में नहीं है जी सर? जिन लोगों ने मारपीट की आपके घर में, पुलिस वाले, आपने कहा कि उनसे झापड़ मारा है बेटी को, उनके खिलाफ भी कभी शिकायत करेंगे क्या आगे? अभी नहीं, अभी करेंगे, कभी तो बहुत दूर हो जाएगा। अभी डीजीपी से मिलने जाएंगे आप? डीजीपी साहब से मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फ़ोन भी मिला। इरफान सोलंकी के अनुसार अखिलेश यादव ने डीजी से बातचीत की, कमिश्नर से बातचीत की और इरफान सोलंकी डीजी से मिलने गए और उन्होंने बार बार ये कहा कि हम 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने ये भी कहा कोई जांच नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि वो मोती झील में जो गुरुपर्व था उस समारोह में कमिश्नर डीएम से मिले और कहा कि मेरी बात सुन ली जाए, मुझे समय दे दिया जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गंभीर आरोप क्या लगाए, ये इन्होंने अपने वीडियो में भी लगाए कि मेरी बेगम के साथ, मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी की गई। आरोप तो यहाँ तक आ रहा है कि पुलिस पर, कि पुलिस ने बाकायदे इनकी बेटी को एक थप्पड़ मारा। अब ये भी आरोप है, लेकिन ये भी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अब सपा तो आरोप लगा रही है। अब दूसरी ओर वो कसम भी खा रहे हैं, अपने जो पहला वीडियो आया उसमें वो कसम भी खा रहे हैं, कहते हैं मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर उनके एक चाचा हैं, उनका एक बयान आता है, वो कहते हैं कि साहब वो तो प्लाट हमारा है और इस प्लाट पर कब्जा कर लिया है और इसलिए हम लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ही ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, पुलिस बाकायदे इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या वस्तुस्थिति है और इसलिए जिनका प्लाट पर कब्जा है, जिन्होंने आग लगाने का आरोप लगाया है बुजुर्ग महिला फातिमा नाज ने, उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। बहरहाल मामला गंभीर है और जो इसके पहले जो वीडियो हुआ था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष चूँकि उनके ही क्षेत्र में रहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष भी एक कमेटी बना दें विधायकों की और वो जांच कर लें। उन्होंने बार बार जांच की बात की है, जांच की जाए। और ऐसा ही लगभग बयान उनकी ओर से कैंट के हसन रूमी जो विधायक हैं उन्होंने भी सपा कार्यालय में दिया। देखिए क्या होता है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि इरफान सोलंकी की ज़्यादा से ज़्यादा घेराबंदी हो। इसी बीच ये भी खबर मिल गई है कि 4, 5, 6 गंभीर धाराएं और लगा दी गई हैं इरफान सोलंकी पर। अब क्या होता है इसका इंतज़ार पुलिस भी कर रही है कि इस समय इरफान सोलंकी लखनऊ में हैं और वो कब आते हैं, कैसे पूछताछ की जाती है, ये देखने की बात है। दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि और कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मैनपुरी का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बनता जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है। इसलिए चुनौती है कि मुलायम जो ये गढ़ है उसको तोड़ पाना बीजेपी भी सोचती है कि सरल नहीं है। एक बार रामपुर को तो हथियाया जा सकता है, लेकिन इसीलिए बहुत मंथन हो रहा है। यहाँ भी मंथन हो रहा है कि उनकी ही परिवार की बहू अपर्णा यादव को ही चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। अब क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन समस्या कहाँ खड़ी हो गई,
हालांकि आज एक बात और तय हो गई कि जो सपा और लोक दल का गठबंधन है वो जारी रहेगा। जो खतौली सीट है उस पर लोकसभा विधानसभा का जो प्रत्याशी होगा वो लोक दल का होगा, लेकिन मैनपुरी की लोकसभा सीट पर सपा का प्रत्याशी होगा और रामपुर में जो है विधायक का जो प्रत्याशी होगा वो भी सपा का होगा। ये तय हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई है कि लगभग ये माना जा रहा है कि तेज प्रताप का नाम तय हो गया है, लेकिन शिवपाल को ये अच्छा नहीं लग रहा। अभी तक ये लगातार चल रहा था कि शिवपाल और अखिलेश में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यह भी कहा जा रहा था कि भाई अब तो परिवार एक हो गया है। और सच बात तो ये कि शिवपाल के भी बयान कुछ ऐसे ही आ रहे थे जो लगता था कि हाँ भाई परिवार में सब एक हो रहा। लेकिन अचानक शिवपाल ने कल गोरखपुर में जो बयान दिया उससे लोग भौचक हो गए और कहा भाई ये तो लगता है कि तलवारें फिर खिंच गई। शिवपाल ने कहा अखिलेश चापलूसों से घिरे हैं, उन्हें चापलूसी पसंद है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा हम निर्णय लेंगे कि क्या करना है हमको और हम मजबूती के साथ रहेंगे। और उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जो मुलायम परिवार को एक नहीं रहने देना चाहते हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया। बस शिवपाल के इस तेवर से मैनपुरी की चुनौती बढ़ गई और अब ये माना जा रहा है कि कोई ताजुब नहीं होगा कि शिवपाल स्वयं सपा प्रत्याशी के घोषित होने के बाद अपनी प्रत्याशिता घोषित कर दें और कहें नहीं चुनाव तो मैनपुरी से हम लड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से मुलायम का जो ये गढ़ है मैनपुरी, उस पर सैफई परिवार का वर्चस्व कैसे कायम रहेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मध्य रात्रि में भूकंप के जबरदस्त झटके लगे। ये झटके लखनऊ में तो पुष्टि करते हैं, लेकिन इसका एहसास कानपुर को भी हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लखनऊ में पुष्टि हो गई है, दिल्ली की हो गई है, एनसीआर की हो गई, मध्य प्रदेश की हो गई है। 7 राज्यों में बाकायदे भूकंप के झटके लगे जिनकी तीव्रता 6.3 थी। और दिल्ली एनसीआर में तो बाकायदे लोग सोते से भड़बड़ा करके उठ पड़े, पंखे हिलते दिखाई दिए, बेड हिलते हुए दिखाई दिए, कई जगह तो लोग घरों के बाहर आ गए। यह विषम स्थिति उत्पन्न हुई भूकंप के झटके। और ये कहा जा रहा है कि इसका जो केंद्र था वो नेपाल था, और नेपाल में तो वास्तव में उसका असर भारत और चीन पर भी दिखाई पड़ा। जो नेपाल का जो केंद्र था वहां पर तो बाकायदे इमारतें ढह गई हैं, इमारतें। 6 लोगों की मृत्यु की खबर भी है नेपाल से, जहां 6 लोगों की मृत्यु हो गई इस भूकंप में। और ये कहा जा रहा है कि वहां की तीव्रता 4.3 थी। तो तीव्रता कम थी, इसके लिए जो है पूरी तरीके से लोगों का दावा है कि यदि इसकी तीव्रता कहीं ज़्यादा होती तो परेशानी हो जाती। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये भूकंप क्यों आ रहे हैं बार बार। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सितंबर के महीने में 35 बार भूकंप के झटके लगे विभिन्न स्थानों पे।
अलग अलग। अक्टूबर में 50 बार भूकंप के झटके लगे और ये झटके अब दहशत के कारण बनते चले जा रहे हैं। लोग परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई कह रहा पृथ्वी से खिलवाड़ करोगे तो ये होगा ही, कोई प्रकृति की बात कर रहा है, कोई दूसरी बातें कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के जब हम वैज्ञानिकों से आज के भूकंप पर बात करते हैं तो वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि अरे ये तो सामान्य घटना है, इसलिए भूकंप के झटके पड़े, ये सामान्य घटना है। हाँ, ये बात सही है कि जो हमारे निर्माण कार्य घनत्व सब में पृथ्वी के ऊपर परिस्थितियां होनी चाहिए वो लगभग अनुकूल नहीं है, इसलिए ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं? ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि चंद्र ग्रहण भूकंप का कारण है। और ये छोटे मोटे नहीं, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के कारण ही भूकंप के झटके लगे हैं। उनका यह भी तर्क है कि 15 दिनों में जब 2 ग्रहण पड़ेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो स्थिति तो ऐसी आनी ही है। बल्कि उन्होंने तो ये दावा कर दिया कि ऐसी परिस्थितियां 1 महीने तक बनी रहेंगी। तो ज्योतिषी कह रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के कारण ये भूकंप के झटके आए हैं। और उन्हें ये भी तर्क दे रहे हैं कि भूकंप की जो तीव्रता है वो इसलिए ज्यादा नहीं थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आंशिक थे, पूर्ण नहीं थे। अगर पूर्ण होते, आंशिक ना होते, तो स्थिति बहुत ही भयावह होती। तो हमारे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि भूकंप के झटके इसलिए आए क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिनों में दोनों पड़ गए। और कहा भी जाता है और ये दर्शाया भी जाता है कि जब जब भूकंप आया है उसके पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां भी रही हैं। ठीक बात है, ऐसा भी शोध कार्य आ रहा है कि पहले भी जब कभी चंद्र ग्रहण पड़े हैं और सूर्य ग्रहण पड़े हैं, ऐसी ही परिस्थितियों में तब भी भूकंप के झटके लगे हैं। तो ज्योतिषाचार्य अपनी बात कर रहे हैं और वैज्ञानिक इसे सामान्य घटना बता रहे हैं। बहरहाल स्थिति क्या है, उससे सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हमें और आपको प्रकृति से सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। हम प्रकृति का दोहन करेंगे, प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, तो निश्चित समझिए कि इस तरीके की आपदाएं और हादसे हमको परेशान निश्चित रूप से करेंगे। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।